हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता पड़ चुका है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जो कि है 12th क्लास की, जिसका एक टॉपिक लेके चल रहे हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अच्छी स्थिति से यानी कि इंड ऑन पोजीशन से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख लिया है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति से यानी कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति से किस प्रकार से निकाली जाती है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, तो चलिए इसे पहले चित्र से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने चित्र बनाया है। ये हमने यहाँ पर लिया है वैद्युत द्विध्रुव। ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है। ए बी वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यानी कि r दूरी पर, अक्ष में नहीं, हमने पिछली वाली वीडियो में अक्ष पे निकाला था यानी कि, ठीक है, ये हमें निकालना है ऊर्ध्वाधर। किस प्रकार निकालना है? ऊर्ध्वाधर, यानी कि लंबवत। हमें ए बी का जो मध्य बिंदु है, यानी कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, P मान लिया हमने, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। वो किस प्रकार से निकालेंगे, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चित्र तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, ए और पर क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से एक r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि अगर हम बात करें +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो दूर की तरफ होती है, अर्थात ये दूर की तरफ होगी। यानी कि ये वाला E1 है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या है, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक, E1 होती है। परंतु यहीं पर अगर बात की जाए कि -q आवेश, यदि यहाँ पर देखें -q आवेश है, इस -q आवेश के कारण अगर देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको किधर मिलेगी? -q आवेश की ओर ही मिलेगी, यानी कि E2। ठीक, क्योंकि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q आवेश की ओर ही होती है। ठीक है नहीं, q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु P तक की हमें जो आवेश दिए हैं, -q आवेश है, +q आवेश है, इनकी दूरी निकालेंगे। यदि हम -q आवेश की दूरी को निकालें बिंदु P की, तो ये निकल के आती है रूट के अंदर r² + l²। ठीक, और +q की निकालेंगे तो सेम दूरी निकल के आती है, क्योंकि ये लंब पे है तो ये भी समकोण त्रिभुज होगा और यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज होगा, ये दोनों समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, इसलिए दूरियाँ जो हुए हैं बराबर आती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, अब आप जानते ही हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, और उसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यानी कि ये दूरियां कहाँ से आईं, ये दूरियां किस प्रकार से निकली हैं। पहले इन दूरियों को निकालेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसे हल करेंगे, आगे को फिर निकालेंगे, उसके बाद इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये चित्र बनाने के बाद क्या करना पड़ता है कि इसकी थ्योरी लिखनी पड़ती है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, यानी कि जो चित्र में बनाया है वो तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए थ्योरी किस प्रकार से लिखी जाएगी वो देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थ्योरी लिखते हैं। सबसे पहले थ्योरी हमने यहाँ पर लिखी है कि माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो
माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया है, आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बनाया कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, और क्या लिखा है, और जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, तथा वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जो ए बी पर लंब है, तो निरक्ष में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी कि आप चित्र में दे सकते हैं, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। आप देख सकते हैं बिंदु क्या है, आपका P है। इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दी गई हैं, आपकी दिशा दिखाई गई है, E1 और E2 है, क्योंकि माइनस क्यू के कारण पास की ओर और प्लस क्यू के कारण होता है दूर की ओर। ठीक है, तो हमें यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले इनकी दूरियों के बारे में देखते हैं कि माइनस क्यू आवेश की दूरी बिंदु P तक की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलते हैं, थोड़ी आपको समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P तक की दूरी और प्लस क्यू आवेश की बिंदु P तक की दूरी हम निकालेंगे। ठीक है, थ्योरी इसी प्रकार से लिखी जाएगी, इतना ही थ्योरी लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले निकालते हैं हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकालते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमें पता है कि त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर BOP एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो ये वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब होता है, ये आधार होती है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ण निकालना है हमें, क्योंकि हमें यही तो भुजा चाहिए, प्लस क्यू आवेश की दूरी चाहिए, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ हम किया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण कितना है BP, तो BP का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि लंब दिया है हमें R, क्योंकि R दूरी पर है ना, लंब दिया है, और हमारी जो आधार दिया है, आधार L दिया है, क्योंकि हमने दो भागों में तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं दो भागों में टूटा हुआ है, 2L जो है दो भागों में टूटा है, L और L में, तो इतना इतना ये आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अगर करेंगे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो BP बराबर निकल के आएगा रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी निकल आई आपकी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दूरी यहाँ पर निकली थी, आप देख सकते हैं ये दूरी यहाँ पर निकली हुई है, ये वाली दूरी, ये दूरी इसी प्रकार से निकली। तो अब जब ये भी समकोण तो ये भी समकोण है, ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही निकलेगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसी प्रकार से, यहाँ लिखा है हमने, आता है इसी प्रकार से त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से AP की दूरी निकाल सकते हैं। तब ये हो जाएगा AP बराबर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि ये जो दूरी आई है आपकी माइनस क्यू आवेश के लिए आई है। किसके लिए आई है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी आई है। ठीक, तो दूरियां मिल गई हैं वो हमको। अब क्या करना हमें, अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे जो हमने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसी फॉर्मूले से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए और प्लस क्यू आवेश के लिए। फॉर्मूला कौन सा था हमारा, फॉर्मूला था हमारा E बराबर था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, और Q/R स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी फॉर्मूले से निकालना है हमें, जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला से निकालना है। तो यहाँ E1 निकालना है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के लिए E1 वैद्युत क्षेत्र था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं चित्र में जो E1 था आपका, E1 ही तो है प्लस के लिए, प्लस आवेश के लिए E1 है, तो E1 निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दूरी ये है तो इसका स्क्वायर होता है, क्योंकि R स्क्वायर होता है ना, इसलिए उस पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यानी कि ये K कहाँ से आ गया। K स्टूडेंट वो होता है यहाँ पर, मतलब वो परावैद्युतांक होता है। K क्या होता है, K परावैद्युतांक होता है, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिस माध्यम एक K परावैद्युतांक माध्यम में वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर K आया है। ठीक, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर दिया है, इस पे से जो वर्ग है, ये वर्ग इस पे जाएगा, तो ये वर्ग करेंगे इसका, तो ये रूट है, ये रूट हट जाएगा। ठीक है,
जब ये रूट हट जाएगा तो ये आएगा इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r उसके प्लस L स्क्वायर। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकल आएगी हमारी। ठीक, इसी प्रकार से आपका करेंगे हम माइनस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के लिए आप दे सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 निकालेंगे तो 1/4πε0 के Q/ सेम दूरी है तो वही होगा यहाँ पर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो अब क्या होगा बराबर में, अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो 1/4πε0 के Q/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये E2 आपकी निकल आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E2 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माइनस क्यू आवेश के कारण निकल आई है आपकी। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, हम नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, परंतु हम इसमें इस चित्र में आप दे सकते हैं नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली है, ठीक, और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 ये नीचे की तरफ है। इनकी दिशाएं क्या हैं, अलग हैं, इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। अब जब ये दिशाएं अलग हैं तो हम इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है वी नो डेट E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों मान जो आए हैं बराबर हैं। ये वाला मान देख लो और ये वाला मान देख लो, सेम आया है, तो E1 और E2 के मान जो हैं वो सेम हैं। जब E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं परंतु दिशा भिन्न भिन्न हैं, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र E1 और E2 को AB के लंबवत एवं समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर, यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें वियोजित करना पड़ेगा, यानी कि लंबवत और समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र जो हमारा E1 है और E2 है उसको हम दो खंडों में, यानी कि दो खंडों में वियोजित करना होगा, दो घटकों में, किसमें, दो घटकों में वियोजित करना होगा, यानी कि लंबवत घटक और समांतर घटक, ये दो घटकों में क्या करेंगे, इसको वियोजित कर देंगे E1 और E2 को। ठीक है, तब लंबवत घटक, ये जो हमारा लंबवत घटक होगा, आप देख सकते हैं चित्र मैंने यहाँ बना दिया है, ये आपको चित्र दूसरा दिखाई दे रहा है, ये वही है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ से अगर बात करें तो लंबवत घटक तो यही होगा, तो इस पर आगे बढ़ा दे थोड़ा सा ऊपर को, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो E1 जो होगा, जो E वाला है ये E1 हो जाएगा, E1 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र जाएगा, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से यहाँ थीटा कोण बना है। अगर जब लंबवत घटक बनाएंगे तो जो थीटा की हो जाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है, परंतु थीटा से विपरीत जाते हैं तो साइन थीटा आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबवत है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये थीटा कोण है अगर थीटा से विपरीत जाएंगे तो ये आएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें ऐसे ही नीचे हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा ही कोण है, क्योंकि ये कोण है तो जितना ही कोण यहाँ होगा तो E2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आप घटक था ये वाला E2, E1 घटक E1 साइन थीटा लंबवत, ठीक है नहीं, और E2 घटक लंबवत E2 साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि अब ये समांतर घटक कौन सा होगा, समांतर घटक आपका होगा ये वाला E1 और E2, क्योंकि थीटा की तरफ जाएंगे तो क्या होगा E1 कॉस थीटा। ठीक है नहीं, तो E1 कॉस थीटा, और यहाँ से भी जो E2 हो जाएगा E2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा E1, यहाँ हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये अगर हम जाएंगे यहाँ करके तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर E दिखाई दे रहा है, ये नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर है, क्योंकि समांतर घटक है ना, समांतर घटक में E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा आपस में जुड़ जाते हैं, परंतु लंबवत घटक आपको दिखाई दे रहा है विपरीत दिशा है, ये क्या हो जाएंगे, निरस्त कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर हमने लिखा है लंबवत तथा समांतर घटक दो घटकों में वियोजित करने पर तब लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त कर देते हैं। ठीक है नहीं, जबकि समांतर घटक E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में तो हैं, आप देख सकते हैं एक ही दिशा में है, ये भी घटक एक दिशा में, ये भी घटक आपका क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए ये E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस प्रकार से होगी, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है, हमें E बराबर हमने निकाल लिया है E1 कॉस थीटा और प्लस E2 कॉस थीटा।
आप क्या करेंगे, इसमें हम E1 और E2 का मान रख देंगे। ठीक है, इसी में रखना है जो हमने अभी मान निकाले हैं। E1 का मान निकाला था, E2 का मान सेम मान था, वो यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं मान को यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, अब E1 व E2 के मान समीकरण 1 में रखने पर तो E बराबर हो जाएगा हमारा नेट E बराबर के 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² cos थीटा, प्लस E2 का भी मान भी रख देंगे यहाँ पर, तो 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से आपको कॉमन मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ये मान रख दिए हैं और यहाँ पर हमें कॉमन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² और 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², यही कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पर। वैसे तो पूरा कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि cos थीटा सेम है, परंतु यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन ले लिया, इतना ही कॉमन लेंगे। यहाँ से जब कॉमन लेंगे, इतना कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस cos थीटा बचेगा। ठीक है, अब cos थीटा जुड़ जाएगा। जब cos थीटा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² 2 cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना है, अब करना है हमें cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा का मान किस प्रकार से निकालेंगे, उसी चित्र से हम cos थीटा का मान निकालेंगे। तो चलते हैं चित्र में, देखते हैं किस प्रकार से cos थीटा का मान निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थीटा है, तो हमें cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा क्या होता है, अगर हम cos थीटा की बात करें, cos थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, लंब, ये L, ठीक है नहीं, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा R² प्लस L², यानी कि हम इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें वाले मतलब BOP त्रिभुज से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो यही मान रख देंगे। आधार का मान कितना है L और कर्ण का मान कितना है ये, तो यही तो रखना है। तो यहाँ पर हमने यही रखा है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से निकालना है। तो चलिए, cos थीटा का मान चित्र से लेने पर तो cos थीटा बराबर हो जाएगा OB बटा PB। तो OB कितना है हमारा L, मैंने बताया था कि मैंने BOP चित्र से लिया है, यानी कि BOP त्रिभुज से लिया है। यहाँ पर BOP त्रिभुज है, इससे मैंने यहाँ पर लिया है। तो जो हो जाएगा, OB दिया हमारा L, तो L हो जाएगा आधार है, और PB हमारा कर्ण है, तो कर्ण का ये होता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये वाला मान हम cos थीटा की जगह पर रख देंगे। चलिए, तो cos थीटा की जगह पर मान रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q/R² प्लस L², ये तो था ही, और 2 और था cos थीटा का संग, तो 2 इंटू, यानी कि इंटू में तो है ही, तो L अपॉन कितना हो जाएगा, रूट के अंदर R² प्लस L² हो जाएगा। अब देखो, रूट जो होता है किसी संख्या पर रूट होता है, तो जब रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/2 लग जाता है। तो इसी प्रकार इस पे पूरे पे 1/2 लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने किया है, यहाँ 1/2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 1/4πε0 के 2QL, जो Q का अंदर गुणा हो गया। ठीक है, 2QL R² प्लस L² इंटू R² प्लस L² का 1/2, मतलब हाफ लगा दिया इस पर, मतलब रूट का मान ही होता है 1/2, मैंने बताया था अभी, तो यहाँ लग जाएगा। अब स्टूडेंट क्या होगा, गुणा में घातें जोड़ती हैं, क्योंकि ये सेम है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये इतने पर ये जुड़ जाएगा, इसके ऊपर घात 1 होगा, और यहाँ ये 1/2 है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं। थोड़ा हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, जोड़ कैसे दिया है, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, यानी कि जुड़ जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, वही रहेगा, दूरी तो वही रहेगी R² प्लस L²। ठीक है, ये जुड़ जाएगा, 2QL अपॉन R² प्लस L² की घात हो जाएगी 3/2, यानी कि 3/2। ठीक है, अब स्टूडेंट आप जहाँ देख सकते हैं कि 2QL क्या है, आपका वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ लिया है, यानी कि मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आगुण और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। उसमें बताया था कि P बराबर होता है 2QL। ठीक है, तो यहाँ पर आपका P बराबर हो जाएगा 2QL, तो 2QL की जगह पर हम P रख सकते हैं, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आगुण। अब ये P का मान यहाँ पर रख देंगे, तो जो होगा E बराबर 1/4πε0 के P/R² प्लस L² का हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ तक ये बनेगा। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पर करना क्या है, जैसा हमने अच्छी स्थिति में किया था, L जो है बहुत ही छोटा है R से, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये होता है, क्योंकि ये रियल है, क्योंकि जो 2L था वो अल्प था, तो जब उसको खंड कर दिया तो वो और ज़्यादा छोटा हो गया, तो वही यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं।
तो यदि L बहुत छोटा है R से तब L 0 हो जाएगा, यानी कि L बराबर 0, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान रख दिया उसका। ठीक है, अब जब इसका करेंगे तो आप देख सकते हैं जब R स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर का तो ये हो जाएगा, इस पर मतलब कितनी घात है, मतलब 3/2, तो 3/2 तो 2 कट जाएगा, कटेगा ना, क्योंकि घाती तो है ये, तो 3 बचेगा इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर स्क्वायर और 3/2। अब इसे 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कटेगा तो क्या निकल के आएगा, आप देख सकते हैं ये निकल के आएगा आपका। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपकी निकल आई क्या, निरच्छ स्थिति से ये आपकी फॉर्मूला हो जाएगा, यही सूत्र हो जाएगा इसका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है निरक्षीय स्थिति से। वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर के का मान रखना है तो के का मान रख दो। के का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो के का मान 1 रख देंगे यहाँ पर, तो क्या निकल के आएगा, यदि हम के बराबर 1 रखते हैं तब ये के का मान हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बन जाता है। और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ये तो आपने पढ़ ही लिया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यही होता है, न्यूटन अपॉन कूलम होता है। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन। ठीक है, यानी किस प्रकार से निरक्षीय स्थिति से किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, वो उसका डेरिवेशन हमने यहाँ पर कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन पूर्णतः समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।